द बहुजन लेंस पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम भीमा कोरेगांव की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। ये देखिए, सिर्फ एक जगह या एक लड़ाई का नाम नहीं है। ये एक काफी जटिल प्रतीक है जिसकी कई परतें हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये महज इतिहास का एक पन्ना है या फिर दलित अस्मिता के संघर्ष की एक अहम कड़ी। हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के आधार पर भीमा कोरेगांव की लड़ाई, उसके पीछे का जो सामाजिक ऐतिहासिक ताना बाना है और उसका प्रतीकात्मक महत्व, उसको विस्तार से समझें। हाँ, कोशिश यही रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि ये बातचीत जैसे एक विस्तृत अवलोकन हो, जिसमें उदाहरणों और कहानियों के जरिए इस विषय को परत दर परत खोलें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहानी शुरू करते हैं। चलते हैं करीब 200 साल पहले, है ना, 19वीं सदी की शुरुआत में। जी, 19वीं सदी की शुरुआत। उस समय का भारत कैसा था? मराठा साम्राज्य वो एक बड़ा परिसंघ था, है ना, जिसमें कई सरदार शामिल थे। हाँ बिल्कुल, एक विशाल मराठा परिसंघ, मतलब कॉन्फेडरेसी कह सकते हैं। हाँ। पेशवा पुणे से थे, सिंधिया ग्वालियर से, होलकर इंदौर से, अच्छा। गायकवाड़ बड़ौदा से और भोसले नागपुर से। ये सब मिलकर मतलब परिसंघ बनाते थे। लेकिन अब देखिए, इसकी ताकत ना धीरे धीरे बिखर रही थी, खासकर अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के कारण। अंग्रेजों का प्रभाव? हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीति तो साफ थी, सहायक संधियां करो, रियासतों पर अपना नियंत्रण बढ़ाओ और अपनी सत्ता मजबूत करो। जी। उन्होंने लगभग सभी मराठा सरदारों की राजधानियों में अपने रेजिडेंट बिठा दिए थे। अच्छा। पर पुणे में जो पेशवा थे, बाजीराव द्वितीय, अंग्रेजों से उनकी बन नहीं रही थी। क्यों, क्या दिक्कत थी? देखिए, पेशवा नाम मात्र के लिए मराठा परिसंघ के प्रमुख थे, पर उन्हें ये ब्रिटिश रेजिडेंट का अपने दरबार में होना और उनके कामकाज में दखल देना, ये अपनी तौहीन लगता था। हाँ, समझ आता है। उन्हें लगता था कि इससे न सिर्फ उनकी अपनी हैसियत कम हो रही है, बल्कि पूरे मराठा परिसंघ की कमजोरी भी जाहिर हो रही है। तो ये तनाव फिर बढ़ता गया होगा। हाँ, तनाव बढ़ता गया और आखिरकार अंग्रेजों ने पेशवा पर दबाव डाला। 13 जून 1817 को पुणे की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ पूना। अच्छा, पुणे की संधि। जी, और ये संधि पेशवा के लिए बहुत अपमानजनक थी। इसने उनकी शक्ति को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया। वो मराठा परिसंघ के नाम मात्र के प्रमुख भी नहीं रहे और उनके नियंत्रण वाला एक बड़ा इलाका भी अंग्रेजों के अधीन चला गया। जाहिर है, ये तो कोई भी शासक आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। तो पेशवा ने क्या किया, क्या प्रतिक्रिया दी? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्होंने सोचा कि भई अपमान सहने से अच्छा है कि लड़ा जाए। हाँ, बिल्कुल। तो 5 नवंबर 1817 को उन्होंने पुणे में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी उस पर हमला कर दिया। अच्छा, हमला कर दिया? हाँ, और बस वहीं से समझिए कि तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई। तो युद्ध शुरू हो गया। जी, हालांकि शुरुआती लड़ाई में ही पुणे पर कंपनी के कर्नल थे चार्ल्स बर, उनका कब्जा हो गया और पेशवा को अपनी फौज के साथ दक्षिण में कोंकण की तरफ पीछे हटना पड़ा। तो पेशवा पीछे हट रहे थे और अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे। एक ब्रिटिश अफसर था, जनरल स्मिथ, वो पेशवा का पीछा कर रहा था। अब स्मिथ को डर था कि कोंकण में ब्रिटिश फौज कम है और कहीं पेशवा वहां उन्हें हरा न दे। अच्छा। इसलिए स्मिथ ने पुणे में जो कर्नल बर थे उनसे कहा कि कोंकण में और सैनिक भेजो। ठीक है। अब जैसे ही पेशवा को इसकी भनक लगी, उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। कैसे? पहले वो पूर्व की तरफ गए, फिर उत्तर में नासिक की ओर मुड़ गए, लेकिन उस रास्ते पर भी जनरल स्मिथ से टकराव का खतरा था। तो फिर आखिरकार पेशवा ने एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाला फैसला लिया, वापस पुणे लौटने का। पुणे लौटना, जब वहां कर्नल बर का कब्जा था, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली नजर में लगता है, लेकिन इसके पीछे एक सोची समझी चाल थी। क्या चाल थी? पेशवा को पता चला कि कर्नल बर ने जनरल स्मिथ के कहने पर पुणे से कुछ सैनिक कोंकण भेज दिए हैं। अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ कि पुणे शहर की सुरक्षा कमजोर पड़ गई। हाँ, ये बात तो है। तो पेशवा को लगा कि यही सही मौका है पुणे पर दोबारा हमला करके उसे वापस जीतने का। और इसी फैसले ने, आप समझिए, दिसंबर 1817 के अंत और 1 जनवरी 1818 की सुबह की घटनाओं की नींव रखी, जो हमें सीधे भीमा कोरेगांव की लड़ाई तक ले जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी राजनैतिक और सैन्य उथल-पुथल के बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जी। उसे समझना जरूरी है। वो है महार समुदाय की भूमिका और उनकी सामाजिक स्थिति। हाँ, ये बहुत अहम है। महार कौन थे और इस कहानी में उनका क्या स्थान है?
देखिए, महार महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में रहने वाला एक प्रमुख जातीय समूह है जी जिन्हें ऐतिहासिक रूप से दलित या पिछड़ी जातियों में गिना जाता था। जी। लेकिन उनका एक लंबा और कह सकते हैं गौरवशाली सैन्य इतिहास भी रहा है। अच्छा। हाँ, वीलांगर जैसे इतिहासकारों ने लिखा है कि महार योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से मराठा सेना का हिस्सा थे और अक्सर किलों की सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते थे। शिवाजी महाराज के समय से? जी, शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी उनका जिक्र मिलता है। यहाँ तक कि एक सिद्धनाथ महार नाम के व्यक्ति ने तो मराठा साम्राज्य के लिए एक पूरी पलटन खड़ी की थी। तो मतलब शुरुआत में उनकी स्थिति काफी मजबूत थी सेना में, फिर ये बदलाव कैसे आया? हाँ, कह सकते हैं शिवाजी के दौर में मराठा पहचान ज्यादा समावेशी थी। उसमें महार, मांग, कुणबी जैसे कई समुदाय शामिल थे। लेकिन समय के साथ, खासकर पेशवाओं के शासनकाल में, स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। पेशवाई के दौरान महारों को भयानक सामाजिक भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी। क्या इस भेदभाव के कुछ ठोस उदाहरण मिलते हैं स्रोतों में कि किस तरह का बर्ताव होता था? बिल्कुल मिलते हैं। देखिए, 1855 में सिर्फ 15 साल की एक महार लड़की थी मुक्ता साल्वे। उन्होंने अपने एक लेख में उस दौर के दर्द को बयां किया था कि कैसे उन्हें पढ़ने, लिखने और सम्मान से जीने के अधिकार से वंचित रखा गया था। सिर्फ 15 साल की उम्र में? हाँ, और इतिहासकार हैं श्रद्धा कुंभोजकर। उनके शोध से पता चलता है कि पेशवाई में महारों को अपमानित करने के लिए कई नियम थे। जैसे गले में एक बर्तन लटकाना पड़ता था ताकि उनका थूक जमीन पर न गिरे और जमीन अपवित्र न हो जाए। हे भगवान! हाँ, और उन्हें सड़कों पर चलने के लिए भी खास समय तय थे, सुबह जल्दी या देर शाम, ताकि उनकी परछाई किसी तथाकथित ऊंची जाति के व्यक्ति पर न पड़ जाए। ये तो वाकई भयावह है। मतलब समाज में इतनी गहरी खाई खोद दी गई थी। बिल्कुल, और इसी सामाजिक संदर्भ में हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा महारों की भर्ती को देखना होगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जब अंग्रेजों ने उन्हें अपनी बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री में भर्ती करना शुरू किया तो ये उनके लिए सिर्फ एक नौकरी या रोजगार का जरिया नहीं था। तो क्या था? ये उस रोजमर्रा के अपमान और भेदभाव से निकलने का एक रास्ता था, एक उम्मीद थी। अच्छा। फौज की वर्दी पहनकर, नियमित तनख्वाह पाकर और एक हद तक बराबरी का बर्ताव पाकर उन्हें वो सम्मान मिलता था जो उन्हें अपने ही समाज में नसीब नहीं था। तो ये एक तरह से सामाजिक मुक्ति की एक उम्मीद थी। इसलिए कोरेगांव की लड़ाई को सिर्फ एक सैन्य झड़प के तौर पर नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल, इसके सामाजिक मायने बहुत गहरे हैं। बिल्कुल, ये संदर्भ समझना बहुत जरूरी था। चलिए अब सीधे 1 जनवरी 1818 की उस निर्णायक लड़ाई पर आते हैं। इसकी तात्कालिक पृष्ठभूमि क्या थी? जी, जैसा हमने बात की, दिसंबर 1817 के अंत में कर्नल बर को पेशवा के पुणे पर संभावित हमले की खबर मिली। हाँ। उन्होंने पास की शिरूर छावनी से मदद मांगी तो 31 दिसंबर 1817 की रात को कैप्टन फ्रांसिस एफ स्टॉन्टन की कमान में एक ब्रिटिश टुकड़ी शिरूर से पुणे के लिए निकली। कितनी बड़ी टुकड़ी थी ये? इस टुकड़ी में कुल मिलाकर लगभग 834 सैनिक थे। 834? हाँ, बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के करीब 500 जवान और इनमें महारों की अच्छी खासी संख्या थी। अच्छा। लगभग 300 सहायक घुड़सवार थे और मद्रास आर्टिलरी के 24 तोपची थे। साथ में 2 6 पाउंडर तोपें थी। और दूसरी तरफ पेशवा की सेना, वो कितनी बड़ी थी? पेशवा की सेना बहुत विशाल थी। इसमें करीब 28,000 सैनिक थे। 28,000? हाँ, 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक। कि अंग्रेज अक्सर दुश्मन की सेना को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताते थे। हाँ, ये होता है। लेकिन इस पे कोई शक नहीं कि पेशवा की फौज स्टॉन्टन की छोटी सी टुकड़ी के मुकाबले कई गुना, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी थी। और इस विशाल सेना का नेतृत्व बापू गोखले, अप्पा देसाई और त्रिंबकजी डिंगले जैसे अनुभवी मराठा सरदार कर रहे थे। तो फिर 1 जनवरी की सुबह क्या हुआ? कैसे शुरू हुई ये लड़ाई? रात भर, समझिए करीब 40-45 किलोमीटर चलने के बाद स्टॉन्टन की थकी हुई टुकड़ी 1 जनवरी की सुबह करीब 10 बजे भीमा नदी के किनारे बसे कोरेगांव गांव पहुंची। कोरेगांव गांव? जी। नदी के दूसरी तरफ उन्हें पेशवा की विशाल सेना का जमावड़ा दिखा। अब स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए स्टॉन्टन ने खुले मैदान में लड़ने के बजाय कोरेगांव गांव के अंदर मोर्चा संभालने का फैसला किया। गांव के अंदर? हाँ, गांव की चारों तरफ मिट्टी की कच्ची दीवार थी, तो सोचा कि इससे बचाव में कुछ मदद मिल जाएगी। और लड़ाई कितनी भीषण थी? क्या हुआ मैदान में? लड़ाई काफी भीषण थी। पेशवा की सेना ने गांव पर हमला किया। उनके अरब, गुसाई और मराठा पैदल सैनिकों की 3 टुकड़ियों ने, हर एक में लगभग 600 सैनिक थे, मुख्य हमला बोला। अच्छा। स्टॉन्टन के सैनिकों ने, खासकर बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने डटकर मुकाबला किया।
एक वक्त तो ऐसा आया जब पेशवा के अरब सैनिकों ने अंग्रेजों की एक तोप पर कब्जा कर लिया और उसके इंचार्ज ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट चिशॉल्म। उनको मार डाला। ओहो। कहा तो ये भी जाता है कि उनका सर काटकर पेशवा के पास भेजा गया था। बाप रे। लेकिन फिर अंग्रेजों की तरफ से एक जवाबी हमला हुआ। एक लेफ्टिनेंट थे पैटिनसन, काफी लंबे चौड़े थे, 6 फीट 7 इंच के। अच्छा। उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ हमला करके वो तोप वापस छीन ली। हालांकि इस कोशिश में वो खुद बुरी तरह जख्मी हो गए। लड़ाई पूरे दिन चली, हाथों हाथ की लड़ाई हुई और शाम होते होते दोनों तरफ भारी नुकसान हो चुका था। स्टॉन्टन के अपने पुत्र के मुताबिक लड़ाई रात करीब 9 बजे तक जारी रही। पेशवा के सैनिक गांव के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने में भी कामयाब हो गए थे। तो फिर लड़ाई खत्म कैसे हुई? क्या अंग्रेजों ने पेशवा को हरा दिया? नहीं, देखिए, लड़ाई का अंत थोड़ा अचानक हुआ। देर रात पेशवा को खबर मिली कि जनरल स्मिथ एक बड़ी ब्रिटिश सेना लेकर पास के चाकन तक पहुंच गया और कोरेगांव की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, मदद आ रही थी अंग्रेजों के लिए? हाँ, तो ये सुनते ही पेशवा ने लड़ाई रोकने और अपनी सेना के साथ पीछे हटने का फैसला किया। वो जेजूरी की तरफ चले गए। तो मतलब कोई स्पष्ट विजेता नहीं था? तकनीकी रूप से नहीं। स्टॉन्टन के सैनिक भी इतने थक चुके थे, इतने हताहत हो चुके थे कि वो पुणे जाने के बजाय वापस शिरूर लौट गए। ललन टॉप का विवरण बताता है कि सैनिक लगभग 48 घंटे से बिना खाए पिए लड़ रहे थे। 2 दिन बिना खाए पिए, जाहिर है बहुत बुरी हालत होगी। बिल्कुल। तो लड़ाई के बाद का मंजर कैसा था? क्या असर हुआ इसका? कुछ पता चलता है? हाँ, लड़ाई के फौरन बाद का मंजर काफी दर्दनाक था। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जो उस समय पुणे में ब्रिटिश कमिश्नर थे, उन्होंने 3 जनवरी को कोरेगांव का दौरा किया था। अच्छा। उन्होंने लिखा है कि गांव में जली हुई झोपड़ियां थीं, गलियां लाशों और खून से सनी थी और हवा में अजीब सी मौत की खामोशी थी। उन्होंने अंग्रेजी टुकड़ी के जो बचे हुए सैनिक थे उन्हें भी देखा। वो बेहद थके हुए और हताश थे। उनके चेहरों पर जीत की कोई खुशी नहीं थी। लेकिन क्या इस लड़ाई का कोई बड़ा रणनीतिक महत्व था? इसने युद्ध पर क्या असर डाला? हाँ, देखिए, भले ही कोरेगांव की लड़ाई में कोई निर्णायक जीत हार नहीं हुई, जैसा हमने कहा, हाँ, लेकिन इसने तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध की दिशा तय कर दी। इसने एक तरह से पेशवा का मनोबल तोड़ दिया और अंग्रेजों का पल्ला भारी कर दिया। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है। जी। इसके बाद जनरल स्मिथ ने पेशवा का पीछा जारी रखा। कई और छोटी मोटी लड़ाइयां हुईं जिनमें पेशवा की हार हुई। फिर 19 फरवरी 1818 को अष्टी की लड़ाई हुई। उसमें पेशवा के सबसे भरोसेमंद सेनापति बापू गोखले वो मारे गए। ओ, बापू गोखले भी मारे गए? हाँ, अब पेशवा के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उनके जो बचे खुचे सरदार थे वो भी एक-एक कर अंग्रेजों से जा मिले। तो अंततः 2 जून 1818 को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सर जॉन मेलकम के सामने हथियार डाल दिए। उन्हें उनके सारे अधिकार छीन लिए गए और पुणे से बहुत दूर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। मतलब पेशवा शासन का अंत? बिल्कुल, पेशवा शासन का अंत हो गया। अगर हताहतों की बात करें, मतलब कितने लोग मारे गए या घायल हुए, दोनों तरफ कितना नुकसान हुआ, क्या हमारे पास इसके आंकड़े हैं? हाँ, आंकड़े हैं, हालांकि उनमें थोड़ा बहुत अंतर है। अच्छा। कंपनी की तरफ से, मतलब अंग्रेजों की तरफ से, खबरगांव स्रोत लगभग 275 सैनिकों के मारे जाने या घायल होने की बात करता है। 275? जबकि ललन टॉप 111 के मारे जाने और 149 के घायल होने का जिक्र करता है। थोड़ा फर्क है। हाँ। पेशवा की सेना के करीब 500-600 सैनिक मारे या घायल हुए, इस पर दोनों स्रोत लगभग सहमत हैं। अच्छा। और एक दिलचस्प बात है, वी लॉन्गर की किताब कंपनी के भारतीय हताहतों का जाति के आधार पर ब्यौरा देती है। जाति के आधार पर? हाँ, उनके मुताबिक इनमें 22 महार थे, 16 मराठा, 8 राजपूत, 2 मुसलमान और 1-2 यहूदी सैनिक शामिल थे। ये 22 महार सैनिकों का जिक्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से भीमा कोरेगांव के एक प्रतीक के तौर पर उभरने की कहानी शुरू होती है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं से इतिहास एक नया मोड़ लेता है। कैसे? देखिए, अंग्रेजों ने इस लड़ाई को अपनी वीरता और अपनी छोटी सेना द्वारा एक विशाल दुश्मन पर जीत के रूप में जोर शोर से प्रचारित किया। हाँ, वो तो करेंगे ही। उन्होंने कैप्टन स्टॉन्टन और उनकी टुकड़ी की बहादुरी के कसीदे पढ़े और सबसे महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने किया वो था 1822 में कोरेगांव में एक 65 फुट ऊंचा विजय स्तंभ बनवाना, विक्ट्री पिलर। विजय स्तंभ 1822 में? जी। इस स्तंभ पर अंग्रेजों ने अपनी जीत का बखान लिखवाया और साथ ही लड़ाई में मारे गए अपने सैनिकों के नाम भी खुदवाए। और यही वो क्या कहते हैं किंग्स गोल्ड मोड़ आता है। इन नामों में, जैसा कि श्रद्धा कुंभोजकर बताती हैं, 22 नाम ऐसे थे
जिनके अंत में नाक या नयक जुड़ा था। नाक या नयक? हाँ, जो कि महार सैनिकों की पहचान थी। अच्छा। तो इस तरह अंग्रेजों द्वारा अपनी सैन्य ताकत और जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया स्मारक अनजाने में ही सही उन महार सैनिकों की शहादत का भी प्रतीक बन गया, जिन्होंने उस लड़ाई में इतनी अहम भूमिका निभाई थी। तो ये स्मारक धीरे धीरे दलित समुदाय, खासकर महारों के लिए एक अलग ही मायने रखने लगा। ये अंग्रेजों की जीत का प्रतीक होने के साथ साथ। हाँ बिल्कुल, खासकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के प्रयासों के बाद। अम्बेडकर जी की भूमिका। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सेना से जुड़ी थी। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना की महार रेजिमेंट में सूबेदार थे। अच्छा। और महार रेजिमेंट का इतिहास भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, 1892 में अंग्रेजों ने मार्शल रेस थ्योरी के तहत महारों को गैर लड़ाका मानकर सेना में उनकी भर्ती बंद कर दी थी। हाँ, ये बताया था आपने। फिर प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की जरूरत पड़ी तो 1917 में महार रेजिमेंट फिर से खड़ी की गई, लेकिन युद्ध खत्म होते ही 1921 में उसे फिर भंग कर दिया गया। तो अम्बेडकर जी का क्या योगदान रहा इसमें? डॉक्टर अम्बेडकर ने महारों को सेना में फिर से शामिल कराने और उनके अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया, और इसी संघर्ष के तहत वो 1 जनवरी 1927 को पहली बार भीमा कोरेगांव स्थित इस विजय स्तंभ पर गए। 1927 में? जी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों, खासकर महार समुदाय के लोगों से अपनी गौरवशाली सैन्य परंपरा को याद रखने और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। तो अम्बेडकर जी ने इस लड़ाई को एक तरह से एक नई व्याख्या दी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपने भाषणों और लेखों में कोरेगांव की लड़ाई को सिर्फ अंग्रेजों की जीत के तौर पर नहीं देखा, बल्कि इसे ब्राह्मणवादी पेशवा शासन के जुल्म और भेदभाव पर महारों की जीत के रूप में प्रस्तुत किया। अच्छा, पेशवा शासन पर जीत। हाँ, उनके लिए ये लड़ाई सामाजिक समानता और आत्मसम्मान के संघर्ष का प्रतीक बन गई। हालांकि अनुपमा राव जैसे इतिहासकार ये भी बताते हैं कि अम्बेडकर से पहले भी 1910 में शिवराम जनबा काम्बले ने यहाँ महार समुदाय का एक सम्मेलन आयोजित किया था। 1910 में भी? हाँ, जो शायद इस स्थल को सामाजिक महत्व दिलाने की शुरुआती कड़ियों में से एक था। लेकिन अम्बेडकर जी के जुड़ने से कोरेगांव दलित चेतना और आंदोलन का एक बेहद शक्तिशाली केंद्र बन गया। और ये सिलसिला क्या आज भी जारी है? लोग जाते हैं वहाँ? बिल्कुल जारी है। मतलब हर साल 1 जनवरी को हजारों की संख्या में लोग, मुख्य रूप से दलित और अम्बेडकरवादी विचारक, इस विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि देने आते हैं। हजारों लोग। हाँ, हजारों लाखों लोग। ये जगह एक तरह के तीर्थ स्थल में बदल गई है। अच्छा। वहाँ मेले जैसा माहौल होता है, किताबों की दुकानें सजती हैं, जहाँ अम्बेडकरवादी साहित्य और दलित इतिहास पर किताबें मिलती हैं, सामाजिक मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारतीय सेना की जो महार रेजिमेंट है, उसके प्रतीक चिन्ह मतलब क्रेस्ट में भी कोरेगांव के विजय स्तंभ को जगह दी गई है। अरे वाह। और 1950 में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना जन्मदिन भी महार रेजिमेंट के जवानों के साथ मनाया था। तो ये जुड़ाव बहुत गहरा है। ये तो वाकई बहुत गहरा जुड़ाव है। लेकिन इस पूरे विमर्श में एक सवाल अक्सर उठाया जाता है। जी, कौन सा सवाल? कि ये लड़ाई तो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के लिए लड़ी थी। हाँ। जिसमें भारतीय सैनिकों ने, महार भी शामिल थे उनमें, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो फिर इसका जश्न क्यों मनाया जाए? इसे राष्ट्रवाद के नजरिए से कैसे देखा जाए? हाँ, ये एक बहुत जायज सवाल है और इस पे अलग अलग मत हैं। यहीं पर वो दृष्टिकोण का अंतर सामने आता है। दृष्टिकोण का अंतर? हाँ, जैसा कि खबरगांव स्रोत में भी कहा गया है, ये देखने के नजरिए पर निर्भर करता है, गिलास आधा भरा है या आधा खाली। जो लोग इसे सिर्फ अंग्रेजों और मराठों के बीच की लड़ाई के तौर पर देखते हैं, उनके लिए यह औपनिवेशिक ताकतों की जीत का हिस्सा है, राष्ट्र के खिलाफ है। ठीक है। लेकिन जिस समुदाय ने सदियों तक पेशवा शासन के तहत, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, हाँ, भयंकर सामाजिक भेदभाव और अपमान झेला हो, उनके लिए लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों की जीत नहीं है। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए ये उस दमनकारी सामाजिक व्यवस्था पर एक प्रतीकात्मक जीत है जिसने उन्हें इंसान होने का दर्जा भी नहीं दिया था। उनके लिए लड़ाई उस पेशवाई के अंत का प्रतीक है जिसने उन पर इतने जुल्म किए। भले ही ये जीत अंग्रेजी झंडे के नीचे मिली, लेकिन ये उनके आत्मसम्मान और बराबरी के संघर्ष से जुड़ी हुई है। हाँ, ये बात समझने वाली है। इसे उनकी न्याय और अधिकारों की लड़ाई से अलग करके देखना, खासकर उस समुदाय के नजरिए से, काफी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर भीमा कोरेगांव की कहानी काफी जटिल है ना? बहुत जटिल है। ये एक ऐतिहासिक घटना है जिसके तथ्यों पर भी बहस होती है। ये एक सियासी मुद्दा भी है
जिस पर अलग अलग दावे किए जाते हैं, और सबसे बढ़कर ये सामाजिक न्याय, दलित अस्मिता और इतिहास की व्याख्या के संघर्ष का एक जिंदा और शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। हमने आज कोशिश की कि 1818 की एक लड़ाई से लेकर आज के भारत में इसके एक बहुआयामी प्रतीक बनने तक के सफर को समझा जा सके, थोड़ा विस्तार से। हाँ, और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि इतिहास की घटनाओं को हम कैसे याद करते हैं, उनकी व्याख्या कैसे करते हैं, और ये व्याख्याएं हमारी आज की पहचान और हमारे सामाजिक आंदोलनों को कैसे प्रभावित करती हैं। सही बात है। प्रतीक कैसे बनते हैं, कैसे ताकत हासिल करते हैं, और समय के साथ उनके मायने कैसे बदलते हैं, खासकर जब वो सदियों के उत्पीड़न और उसके खिलाफ संघर्ष की कहानियों से जुड़े हों। हाँ। श्रोता इस पर जरूर सोच सकते हैं कि ऐतिहासिक